Hello students, today we are going to start chapter 4th, that is moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism means यहाँ पर हम डील करेंगे with the relationship between electricity and magnetism. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अर्लियर इन एंशियंट टाइम्स ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट इन 1820 ऑर्स्टेड आए और ऑर्स्टेड ने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है. अब उन्होंने ये बात कैसे देखी? उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जब वो आयरन फिलिंग्स स्प्रेड करते हैं तो आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं. पैटर्न किस टाइप का? इस टाइप का, सर्कुलर लूप्स की तरह. तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से जो आयरन फिलिंग्स जो हमने स्प्रिंकल की हैं वो अरेंज कर रही हैं देमसेल्स इन अ कंसेंट्रिक सर्कल्स. सर्कुलर लूप्स में वो अरेंज कर रही हैं, कंसेंट्रिक लूप्स में अरेंज कर रही हैं, मीन्स वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. फिर उन्होंने क्या देखा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर में तब तक ही रहता है जब तक कि वायर में करंट पास करते हैं. जैसे ही हमने करंट स्टॉप किया मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश हो जाएगा. उन्होंने ये देखा. ठीक है. फिर उन्होंने थर्ड जो यहाँ पर चीज नोटिस की वो क्या थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही थी. उन्होंने अब ये कैसे देखा? उन्होंने देखा कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास आप मैग्नेटिक नीडल लेके आए. ठीक है. मान लो वो राइट में डिफ्लेक्ट कर रही थी. फिर आपने क्या किया? करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, जैसे कि हमने करना है. डायरेक्शन रिवर्स करने पर क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक नीडल पहले राइट में डिफ्लेक्ट कर रही थी अब वो लेफ्ट में कर जाएगी. मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया गया. क्लियर? अब यहाँ से क्या बात प्रूव होती है कि मूविंग चार्ज है जो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी. जबकि जो हमारे पास स्टेशनरी चार्ज था जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था वो प्रोड्यूस कर रहा था ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. A moving charge produces magnetic as well as electric field, unlike a stationary charge which only produces electric field. Clear? Then है हमारे पास rules to determine the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए आपके पास दो रूल्स हैं. फर्स्ट रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल एंड सेकंड वन इज मैक्सवेल कॉर्ड स्क्रू रूल, या इसको आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो. तो एम्पियर स्विमिंग रूल जैसे नेम से ही क्लियर है, स्विमिंग मीन्स इस रूल में एम्पियर ने एक मैन इमेजिन किया था जो स्विम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट ये है. मैन जो स्विम कर रहा है वो भी करंट की डायरेक्शन में कर रहा है. मैन स्विम कर रहा है, उल्टे होके करते हैं ना, सो उसका लेफ्ट हैंड बनेगा ये एंड राइट हैंड बनेगा ये. क्लियर? तो मैन इमेजिन करना है जो स्विम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मैग्नेटिक नीडल है जो वो हमने यहाँ पर कैप्ट की है अंडर द वाटर. अब करंट एंटर कर रहे हैं मैन में थ्रू इट्स फीट एंड लीव कर रहे हैं थ्रू इट्स हेड. ठीक है. अब जब करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है टुवार्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड. नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द मैन. करंट की डायरेक्शन क्या थी? साउथ टू नॉर्थ. और जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट की वो कहाँ की? टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड. अब लेफ्ट हैंड कहाँ पर आ रहा है? टुवार्ड्स वेस्ट. ठीक है. इसको आप रिमेम्बर भी कर सकते हो SNOW. स्नो से
मीन्स करंट एंटर करेगा इफ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है। सेकेंड जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए रूल, वो है मैक्सवेल-कोर्ट स्क्रू रूल। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप स्क्रू को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो वो बाहर आ जाता है। सेम आपने कंपेयर करना है करंट और मैग्नेटिक फील्ड को। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से प्रेजेंट है तो करंट आएगा, अगर हम यहाँ पर कोई वायर डाल दें इस टाइप से, और अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से आएगा। सेकंड क्या है इसमें, अगर आप स्क्रू को इस टाइप से रोटेट करते हो तो वो अंदर की तरफ जाता है। मींस अगर करंट की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस टाइप से। उल्टा भी कह सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस टाइप से है तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी। क्लियर। इसको आप राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर जो आपके पास पिक्चर है उसमें जो फिंगर्स की कर्ल है वो रिप्रेजेंट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, और थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगी करंट की डायरेक्शन। अगर ये डाउनवर्ड में लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ डील करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट या स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हो आप। उसकी वजह से अगर आपको डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट तो आप क्या यूज करोगे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, तो आप बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करोगे। अब यहाँ पर एक टर्म आई है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इनफाइनाइट सिमल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। मींस आइडियल प्रोडक्ट को आप करंट एलिमेंट बोलते हो। अब यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या होएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होएगी, बिकॉज जो आपके पास डीएल है वो क्या है, वायर का स्मॉल सेगमेंट है। करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में डीएल है। मींस करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन आपके पास वही आएगी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। नाउ वापस चलते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ पे। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में आपने क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना था एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर माने जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है। स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल, पी पॉइंट लिया है जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, एंड पी पॉइंट का डीएल से डिस्टेंस माना है आर। क्लियर। फिर अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बायोट एंड सैवर्ट्स जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा, जो डी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएल की, मींस लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ थीटा की, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। यहाँ पर जो एंगल बनता है डीएल और आर के बीच में, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो अगर आप इन चारों को कंबाइन कर दो तो आपके पास आ जाएगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते ही यहाँ पर कांस्टेंट आता है के। के की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड आल्सो ऑन द मीडियम। इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू आती है 1, सो डीबी आ जाएगा आपके पास आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। सीजीएस में जो बी की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट है वो है गॉस, तो डीबी आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर गॉस। एसआई में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
तो dB आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर टेस्ला। म्यू नॉट क्या है आपके पास? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷ एंड डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, हेनरी अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, टेस्ला मीटर ओवर एम्पियर। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, अभी आपको पता है कि टेस्ला किसकी यूनिट है? बी की यूनिट है ना। और यहाँ पर आपके पास देखो क्या आ रहा है, बी की यूनिट है टेस्ला, आपको चाहिए म्यू नॉट की, तो आप यहाँ पर डीएल और आर में मीटर ओवर मीटर स्क्वायर से मीटर बचेगा, वो वहां ले जाओ, एम्पियर तो नीचे ले आओ, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती तो म्यू नॉट क्या आ जाएगी? टेस्ला मीटर ओवर एम्पियर। ऐसे ही वेबर अपॉन एम्पियर मीटर आ जाएगी आपके पास। वेबर यूनिट होती है फ्लक्स की, जो आप आगे पढ़ोगे। ऐसे ही आपको सारी यूनिट्स क्लियर हो जाएंगी। अब है आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। उससे पहले यहाँ पर हमने एक टर्म बोली परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या बताती है? जैसे आपने परमिटिविटी किया था ना, सेम वही है परमिटिबिलिटी, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की कर रहे हैं। तो परमिटिबिलिटी बताएगी ईज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू अ मीडियम। ठीक है, फिर है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। फर्स्ट फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मीन्स हमने वेक्टर में प्रेजेंट करना है, तो डीबी की ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया। इसकी वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा तो आप लिख सकते हो डीएल वेक्टर क्रॉस आर यूनिट कैप। ठीक है, आर यूनिट कैप की वैल्यू पुट करोगे आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, सो डीबी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो रहेगी बोथ डीएल एंड आर के। सेकेंड जो फॉर्म है वो है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ी थी क्या होती है? जे। जे की वैल्यू क्या होती है? आई अपॉन ए। इसको डीएल से मल्टीप्लाई डीएल से डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमें वैल्यू चाहिए आई डीएल की, तो ए डीएल बन जाएगा डीवी मीन्स वॉल्यूम एलिमेंट। आई डीएल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जे डीवी, तो यहाँ पर पुट कर दो, जे पे वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एल पर वेक्टर था, डीएल पर वेक्टर था ना, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब डीवी। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। तो हमने आई डीएल की वैल्यू अब किस में निकालनी है? चार्ज एंड वेलोसिटी के टर्म्स में निकालनी है। तो आई की जगह पुट कर सकते हो आप क्यू अपॉन डी टी, तो यह आ जाएगा क्यू डीएल ओवर डी टी, डीएल ओवर डी टी वी बन जाएगा, तो यहाँ पर आई डीएल की जगह आ जाएगा क्यू वी वेक्टर। ये आपकी बायोट-सैवर्ट्स लॉ की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? देन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट वायर एज्यूम की है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई इन दिस डायरेक्शन, और इस पर हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट एज्यूम किया है डीएल, बिकॉज आपने क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हमने अभी पढ़ा, हम यूज करते हैं किसका? बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। तो पेपर में कई बार कंफ्यूजन होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने की बात आए तो आप बायोट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई कर देना। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां पर क्या अप्लाई करोगे? बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ की फॉर्म थी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो अब आप डायग्राम ऐसा कैसे बनाओगे? माइंड में एक इमेज रखनी है कि आपको डीएल चाहिए, थीटा चाहिए, आर चाहिए, तो ये हमने डीएल मान लिया। आर क्या होते हैं? डीएल और पी पॉइंट जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये आर आ जाएगा। पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर हमने माना है ए, ये एंगल माना है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो जो इसका एंड पॉइंट आएगा वहां से एंगल बन रहा है। अगर हम पी पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इनके बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल बन रहा है फाई 1। ऐसे ही टॉप पर भी एक एंड होएगा, वहां पर बन रहा है फाई 2। ठीक है, और डीएल का बन रहा है फाई। तो ये सारे एंगल्स रिप्रेजेंट कर दिए।
अब हम अप्लाई कर देते हैं बायर-सावर्ट्स लॉ को। तो dB की वैल्यू थी μ0/4 आई dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि dl है जो उसकी वैल्यू भी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फाई, आर की भी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फाई, साइन थीटा की भी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फाई। रिपीट कर रही हूँ, करना क्या है, सबसे पहले तो माइंड में रखना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको बायर-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करना है। बायर-सावर्ट्स लॉ की फॉर्म लिखी, फिर यहाँ पर जो dl है, साइन थीटा है एंड r है, इन सब की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फाई। तो फर्स्ट हम निकालते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पर a बाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा आ जाएगा a बाई में r, आपको वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाई। तो अब देखो a बाई आर, यहाँ पर अगर हम a को बेस माने तो ये cos फाई के भी इक्वल है। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ फाई। अब आपको चाहिए r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई, तो यहीं से निकाल लो, r की वैल्यू आ जाएगी a/cos फाई। फिर चाहिए l की वैल्यू, l है आपके पास ये और ये है a, तो l बाई a आपके पास बनेगा टेंजेंट फाई। तो l की वैल्यू आ जाएगी a टेंजेंट फाई, dl की वैल्यू क्या आ जाएगी, a सीकेंट स्क्वायर d फाई। ये सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास dB की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 आई cos फाई d फाई ओवर a। ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। अगर आपको टोटल भी चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, फाई 1 टू फाई 2, बट अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर आएगा -फाई 1 टू फाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dB। dB की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगी μ0/4 आई ओवर a cos फाई d फाई। cos फाई d फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन फाई। फिर लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो नेगेटिव होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। क्या वैल्यू आई है, b इज इक्वल टू μ0 आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ओवर 4 पाई a। μ0 आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अपॉन 4 पाई a। ये रिजल्ट आपको मेमोराइज भी करना है फॉर न्यूमेरिकल्स। नाउ इसके टू स्पेशल केसेस हैं। तो फर्स्ट केस है आपके पास व्हेन वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। सेंटर के पास लाई कर रहा है और वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये आपका पॉइंट P था। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है मीन्स ये वाला जो एंड है आप नीचे ले जाओ, ऊपर वाला जो एंड है वो ऊपर ले जाओ, पॉइंट P को सेंटर के पास लेके आओ, तो एंगल बनेगा इस टाइप से। तो ये ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, 90। ऐसे ऊपर भी क्या आएगा, 90। तो फाई 1 फाई 2 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। B की वैल्यू थी आपके पास μ0 आई ओवर 4 पाई a और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 की जगह 90 पुट कर दो, साइन 90 होता है आपके पास 1, तो ये टर्म बन जाएगी 2, तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई 2 आई ओवर a। ठीक है। फिर सेकंड केस है आपके पास जब वायर इनफाइनाइट लेंथ की है बट पॉइंट P यहाँ पर लाई कर रहा है नियर द एंड। पॉइंट P को आपने एंड पर लेके आना है, जैसे आप इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग बना रहे हो, पहले आपने सेंटर के पास लिया था, अब एक एंड के पास लेके आना है। एक एंड के पास लेके आ रहे हो तो मतलब ऊपर वाले एंगल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज वो तो वैसे ही जाएगा, मीन्स 90 आ जाएगा अगर हम नीचे वाले एंड के पास लेके आ रहे हैं। और ये एंगल कितना बन जाएगा, 0। तो वैल्यू कितनी आती है, 1 प्लस 0 1, तो ये बन जाएगा μ0 आई अपॉन 4 पाई a। फिर थर्ड केस है आपके पास जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज फाइनाइट है, सपोज कर लो L है एंड P पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। राइट बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पर इसका जो P पॉइंट है, जब हम ये ऐसे ज्वाइन कर रहे थे तो ये भी इसका राइट बाइसेक्टर है, मीन्स ऊपर भी आपकी हाफ वायर जाएगी, नीचे भी हाफ वायर जाएगी। टोटल लेंथ थी L, तो ऊपर वाली कितनी होगी L/2 और नीचे भी कितनी होगी
L/2 और पॉइंट P यहाँ लाई कर है। अब इनफाइनाइट लेंथ नहीं है तो phi1 phi2 की वैल्यू जो होएगी वो 90 या 0 तो नहीं होएगी। फर्दर जो वायर है वो इक्वली डिवाइड हो रही है तो phi1 phi2 भी तो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो phi1 phi2 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, 5 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर कितना बन रहा है L/2, नीचे भी क्या बन रहा है L/2 और ये एंगल कितना बन रहा है 5 और ये एंगल कितना बनेगा 90 बिकॉज ये राइट बाइसेक्टर है। तो ट्रायंगल आपकी इस टाइप से कुछ बन जाएगी इस केस में कि ये आपके पास आ रही है L/2, ये था A, ये था R, एंगल बन रहा है 5 और ये एंगल बन रहा है 90, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर L/2, हाइपोटेन्यूज R इज इक्वल टू क्या आएगा, √A² प्लस L/2 का स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी L/4A² प्लस L², ठीक है। और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर दो साइन फाई की जगह, तो ये B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास μ0/4π 2I/A L/√4A² प्लस L²। अब आपने मेन रिजल्ट तो लर्न करना ही है, ये हो जाए तो वेल एंड गुड है, बट ये आप निकाल भी सकते हो। बट मेन रिजल्ट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो जरूर लर्न कर लेना। फिर लास्ट केस है जब P पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द वायर लाई कर रहा है मीन्स DL और R पैरेलल हो जाएंगी। DL के ऊपर ही P पॉइंट आ गया ना तो R भी यहीं आ गया, तो DL क्रॉस R क्या आएगा 0। पैरेलल के केस में एंगल बनता है 0 या 180 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी 0, तो DB भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। क्लियर।